कल आपने क्या पढ़ा? कल आपने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा। रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये पढ़ा। ये आपने कैसे पढ़ा? ये आपने रिएक्टेंट की टर्म में पढ़ा। क्या? dR/dt, ठीक, रिएक्टेंट की टर्म में। प्रोडक्ट की टर्म में dP/dt, dP/dt, ठीक। कैपिटल डेल्टा आप ले सकते हैं, मैंने डिफरेंशियल वाले ले लिए, बात एक ही, ठीक है। डी डेल्टा आर बाई डेल्टा टी क्या बता रहा कि कोई भी रिएक्टेंट किस स्पीड से, किस रेट से डिसअपेयर हो रहा है एट ए टाइम टी। समझे बात? डेल्टा पी या डीपी अपॉन आर डेल्टा टी, डीपी अपॉन डेल्टा टी या डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, कैसे भी आप कह सकते हैं। ये बताता है कि कोई भी जो प्रोडक्ट है वो रिएक्शन में किस स्पीड से बन रहा है, या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ये बताता है, ठीक। ये कल आपने पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे एक नई चीज की, नई टर्म की, और नई टर्म है वो ये क्या? रेट एक्सप्रेशन। रेट को आप मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे? रेट एक्सप्रेशन, ठीक है, और वो भी किसकी टर्म में? इन टर्म ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। मैट्रिक, स्टोइकियोमेट्रिक, ऐसे कर लो, कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या गुणांक क्या होते हैं? कोई भी रिएक्शन है, जैसे अमोनिया की कल रिएक्शन हमने करवाई थी, ठीक है, N2 + 3H2 + 2NH, एरो के बाद 2NH3। तो जो मॉलिक्यूल के सामने लिखा हुआ है एक न्यूमेरिकल नंबर, वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है। समझ रहे? तो मैथमेटिकली हम इसके बारे में यहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक। तो यदि मैं मैथमेटिकली किसी रिएक्शन के बारे में बात करूं, मैथमेटिकली, तो हमारे पास दो प्रकार की रिएक्शन हम देखते हैं। एक तो रिएक्शन में जिनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल है 1 के, ठीक। जैसे भैया आपका Hg, एग्जाम्पल की टर्म में Hg + Cl2, और ये बन गया HgCl2। इसके मल्टीप्लाई में एक है, एक हमेशा सभी की मल्टीप्लाई में रहता है, आपको पता है। वही कोएफिशिएंट की बात कर रहा है जिसका कोएफिशिएंट 1 है। समझ में आ रही है आपकी बात? बायो वाले बच्चे इधर भाई, एक का मल्टीप्लाई मरकरी में करो, एक वही बात रहेगी, इसमें करो, इसमें करो, एक, यानी इनके जो मल्टीप्लाई में है, यानी हम कोएफिशिएंट मान सकते कि ये एक है, एक सबके पास रहता है, ठीक। फिर दूसरा है जिनके ऐसी रिएक्शन जिनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 1, ठीक है भाई। जैसे 2HI H2 + I2, समझ रहे? यहां पर कोएफिशिएंट 2 है, यहां पे 1 है, समझ रहे? तो 1 के इक्वल तो नहीं है, कम या ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पे मैं एग्जांपल फर्स्ट लेता हूं, एग्जाम्पल फर्स्ट, जिनका कोई इस रिएक्शन को जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो रखते हैं इसको। Hg
प्लस Cl2, ध्यान रखेंगे मैथमेटिकल बात ही ज्यादा होगी आज, और ये बन गया HgCl2। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे निकाल सकते हैं, कैसे करते हैं? तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, अब यहां पे एक बात समझो आप, जरा गौर फरमाओ उस पर। ये है रिएक्टेंट, तो ये क्या होते हैं रिएक्शन में? डिसअपेयर होते हैं आपके एनसीईआरटी के टर्म में, या कंज्यूम होते हैं मेरी भाषा में। ये कंज्यूम होंगे और ये बनेगा। एनसीईआरटी की भाषा में ये डिसअपेयर होंगे और ये अपेयर होगा। ठीक है, अब ये बात क्लियर है कि जितना डिसअपेयर ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। सीधी बात है, जितना डिसअपेयर ये होगा उसी के रेस्पेक्ट में उतना ही डिसअपेयर ये होगा और उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर बात? या जितना कंज्यूम ये होगा उतना ही होगा, तब जाके प्रोडक्ट उसी के प्रोपोर्शनल या उसी के रेशियो में बनेगा, इक्वली सारे के सारे। ये एक थ्योरेटिकल अप्रोच है कि जितना मरकरी यहाँ पे कंज्यूम हो रहा उसी के रेस्पेक्ट में उतना ही क्लोरीन यहाँ पे कंज्यूम होगा और उन्हीं के रेस्पेक्ट में उतना ही मर्क्यूरिक क्लोराइड यहाँ पे बनेगा। समझ गए मेरी बात को? तो इसी के बेसिस पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा Hg और मोलर कंसेंट्रेशन में अपॉन डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा Cl2 और वो भी अपनी मोलर कंसेंट्रेशन में अपॉन डेल्टा T और इक्वल टू डेल्टा HgCl2 मोलर कंसेंट्रेशन में अपॉन डेल्टा T। समझ गए? ये थ्योरेटिकली अप्रोच है, थ्योरेटिकली हम ऐसे पढ़ते हैं, थ्योरेटिकली पढ़ते हैं और होता भी ऐसा ही है। ठीक है, क्योंकि जितना एक रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा उतना ही दूसरा कंज्यूम होगा और उसी के ही इक्वल वो उधर प्रोडक्ट बनाएंगे। जितना प्रोडक्ट बनना है उतना ये, जितना ये अपेयर हो रहा है उतना ये डिसअपेयर हो रहा है, सब इक्वल रहते हैं। समझे बात? अब इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सीधी सिंपल बात है। थ्योरेटिकली हम ऐसा पढ़ते हैं और होता भी ऐसा ही है। अच्छा, एक एग्जांपल और लेता हूं अलग। अब इसमें समस्या होगी आपको, अमोनिया वाला, ठीक, यानी N2 प्लस 3H2 और एरो के बाद 2NH3। समझे मेरी बात को? तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा क्या? ऐसा कर लो, क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो यहां पे माइनस भी आएगा, ये माइनस और यहां पे प्लस, ऐसे। अब अच्छा सा लगा। तो माइनस के डेल्टा N2 मोलर कंसंट्रेशन में या नाइट्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन बाय डेल्टा T इक्वल टू माइनस 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। रुकना भी 1 मिनट। इक्वल टू प्लस के 1/2 NH3 और ये भी डेल्टा, अब मोलर कंसंट्रेशन में बाई डेल्टा T। ठीक है, ये 1/3 1/2 कैसे हुए हैं इसे डिस्कस करूंगा मैं यहां पे। आपकी बुक में डायरेक्ट उसे पता है कि ये चीज आपको पता है, क्योंकि ये चीज वो क्लास 11th में बता के आ चुका है। ठीक है, इस पे अप्रोच कीजिए जरा एक बार। हमारे रिएक्शन है क्या? ये है हमारा रिएक्शन N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3। तो जब T इक्वल टू 0 है, ठीक है, उस समय पे इनकी मोलर कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं कि X है, इधर Y है, इधर हमने मान लिया Z। ठीक है भाई, इधर जब T इक्वल टू T है तब इसकी मोलर कंसंट्रेशन हो जाएगी इसका X माइनस इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, Y माइनस इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, क्योंकि ये मोलर कंसंट्रेशन है, इसमें से 1 मोल डिसअपेयर हुआ, यहां से इस Y में से 3 मोल डिसअपेयर हुए। समझ रहे मेरी बात को? या इसके लिए आप ये बने कितने
Z प्लस 2, क्योंकि 2 मोल बन गए, समझ रहे, जब T इक्वल टू T था, समझ रहे हैं यहां पर। तो इसके लिए हम रेट निकालते हैं, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे मान लो कि भाई ये आपका क्या है, ये आपका T2 है या P2 है और ये P1 है, समझ रहे, ये T2 है, ये T1 है, समझे बात को। तो इसके लिए अप्लाई करेंगे, यानी डेल्टा माइनस के डेल्टा N2 मोलर कंसेंट्रेशन अपॉन डेल्टा T इक्वल टू क्या आ जाएगा, P2 माइनस P1 होगा, नहीं होगा, बाई क्या डेल्टा T, यानी X माइनस 1 और माइनस P1 क्या X अपॉन डेल्टा T, ठीक है, या T, ठीक। तो इससे ये कट गया, तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई T या डेल्टा T माइनस के, समझ रहे, यानी इसमें तो यहां मल्टीप्लाई है कि किसकी 1 बाई डेल्टा T की, समझे मेरी बात को, या डेल्टा T ही कर लो। अच्छा, अब इसकी टर्म में पढ़ते हैं, इसके लिए रेट इक्वल टू माइनस के क्या डेल्टा H2 बाई, समझ में आ रही बात आपकी, ठीक। तो डेल्टा H2 मोलर कंसंट्रेशन में उधर आपकी समझ में आ रही है बात, ठीक, बाई डेल्टा T, ठीक है भाई। P2 यानी Y माइनस 3 माइनस P1 माइनस Y, ये काट दो इसको, बाई डेल्टा T और इक्वल टू माइनस के 3 बाई डेल्टा T, ठीक है भाई, समझे बात को। अभी इसको आप यहीं पे छोड़ो, आगे चलो, एक और फिर बताऊंगा क्या हो रहा है, इतने में कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं, प्रोडक्ट की टर्म में निकालते हैं, रेट ऑफ प्रोडक्ट, अब वो प्लस का हो जाएगा, तो अब इसे करने की तो जरूरत नहीं, तो ये हो जाएगा प्लस के 2 बाई डेल्टा T, समझे मेरी बात को। अब इसके लिए क्या था 1 बाई T, यहां लिख देता हूं 1 बाई T या डेल्टा T, ठीक, और इसके लिए क्या था ये रहा 3 बाई डेल्टा T, 3 बाई डेल्टा T, और प्रोडक्ट का क्या आया माइनस के प्लस के 2 बाई डेल्टा T, ठीक। अब इन्हें करेंगे हम इक्वेट क्यों करेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकली हम क्या पढ़ते हैं, जितना डिसअपेयर होगा उतना ये होगा और उतना प्रोडक्ट बनेगा, यानी सब मामला इक्वल रहना है, और इक्वल रहने के लिए हमें इन्हें इक्वलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो इसके तो जरूरत है ही नहीं, हमें तो एक है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही गुणा करके शाम तक सुबह शाम तक करो जाओ, वो एक ही रहेगा, उसी के इक्वल रहेगा। यहाँ गड़बड़ है, यानी माइनस के 3 बाई डेल्टा T में मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई 3 की, अब ये खत्म मामला, तो इसीलिए आपका ये 1 बाई 3 यहाँ पर रखा गया है, इन्हें इक्वेट करने के लिए, समझ में आई बात, ये 1 बाई 3 क्यों रखा हमने, आगे समझे बात। अब ये है, ये गड़बड़ कर रहा, इसको इक्वेट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई 2 का, और ये हो गया इक्वेट, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट में 1 बाई 2 रखा गया है, समझ आई बात, समझ आई। तो ये था, ये 11th की बात है, मैंने आपको बता दी, ठीक। अच्छा, एक रिएक्शन ये होगी नाइट्रोजन वाली होगी, ये होगी, एक और कर लेते हैं, एक रिएक्शन और देखते हैं हम, 1 2 और 3, 2HI इक्वल टू, या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, किसको कर लेते हैं H2 प्लस I2, तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी रेट इक्वल टू प्रोडक्ट के टर्म में क्या डेल्टा HI मोलर कंसेंट्रेशन HI, और वो भी कैसे माइनस के, माइनस डेल्टा T इक्वल टू प्लस के डेल्टा मोलर कंसेंट्रेशन H2 बाई डेल्टा T, ठीक है भाई, इक्वल टू प्लस के डेल्टा I2 मोलर कंसेंट्रेशन बाई डेल्टा T, समझे बात।
ये। अच्छा एक रिएक्शन और कर लो, आपकी बुक से ले लेते हैं नंबर 4 है भाई। हाँ 1/2 ठीक है, पकड़ ली बात, यानी 1/2 ये कर लो, ठीक है बस। एनसीईआरटी में एक इक्वेशन दी गई है आपकी बी आर माइनस एनआईएन वाली, देखना कितने बी आर माइनस लिए गए हैं, हल्का सा बता दो, यानी बी आर माइनस प्लस 3 BRO, ये 5 लिया है ना, ठीक है, 3BRO3 माइनस प्लस 6H प्लस एरो के बाद 3BR2, यही तो है, प्लस 3H2O। तो इसका नॉर्मली आप ही बताएंगे मुझे। अब इसको क्या करूं मैं, यानी रेट इक्वल टू क्या करूं बोलो, हाँ माइनस के 1/5 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये है। ये क्यों लिखते हैं हम, ये मैंने बताया आपको क्यों लिखते हैं, इन्हें इक्वेट करने के लिए, क्योंकि थ्योरेटिकली कोई रिएक्टेंट जितना डिसअपेयर होगा उसी के इक्वल प्रोडक्ट अपेयर होगा, समझे मेरी बात को। तो इसलिए हम इनको इक्वेट करने के लिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के 1/5 डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ब्रोमाइड आयन बाई डेल्टा टी, तो इक्वल टू माइनस के 1/3 डेल्टा बी मोलर कंसंट्रेशन BRO ब्रोमाइड आयन, माइनस कर दो यही घुसेड़ दो, ये लो, बाई डेल्टा टी इक्वल माइनस के 1/6 डेल्टा H पॉजिटिव मोलर कंसंट्रेशन बाय डेल्टा T इक्वल टू प्लस के क्या 1/3 डेल्टा BR2 और ये मोलर कंसंट्रेशन डेल्टा T प्लस के 1/3 डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन H2O की बाई डेल्टा T। ये आपकी बुक में दे रखा। अब लग गया पता, यहां से समझ में नहीं आया, ये BRO3 ये लो, ठीक है, हाँ यू नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, अब ठीक है, और ये लो, ठीक है, हो गया। मैं एक बार बैलेंस करके देखता हूं, ब्रोमीन 6 है, 3 दूनी 6, हाइड्रोजन 6, 3 दूनी 6, ऑक्सीजन 3 और 3 ऑक्सीजन, ठीक है, अब सही है। तो ये होगा, ये आपकी बुक में। अब एक मोटा मोटी एक चीज और ध्यान दे लो, बहुत खास बात है, बहुत अच्छी बात है, बुक में इतनी ज्यादा नहीं मैं बता रहा अभी आपको। तो फैक्टर अफेक्टिंग देख लो जरा, फिर आगे चलेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग किसके लिए, इन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग इन रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहली बात करता हूं मैं स्टेट की। अब स्टेट और वो भी कौन सी, फिजिकली, फिजिकल स्टेट। अब यहां पर मैं 2 अप्रोच करूंगा। पहला अप्रोच मैं करता हूं सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग अप्रोच कर रहा मैं। एक हमने ली है लोहे की कील, नहीं एक हमने सॉलिड लिया कोई भी पूरा, ऐसे 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 कर दिया, ठीक है, और उसकी रिएक्शन करा रहे किसी भी चीज के साथ, ए बी कुछ भी है, तो ये रिएक्शन स्लो होगी, स्लो रिएक्शन। और ध्यान दो भाई, एक तो है स्टेट ऐसी कि आपने पूरा सॉलिड ले लिया एक और उस पर रिएक्शन करा रहे, सरफेस एरिया उसका बिल्कुल फिक्स है ऐसे, तो रिएक्शन स्लो होगी। और एक स्थिति है क्या कि आपने इसका पाउडर बना लिया पीस के, समझ रहे मेरी बात को, और इस पर फिर ए बी किसी भी रिएजेंट या किसी भी चीज की रिएक्शन करा रहे, तो वो रिएक्शन फास्ट होगी,
समझ रहे बात को? यानी यहां जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या होगा? स्लो। और यहां रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट। ठीक है, ये होगी बात। अब स्टेट में मैं बात करता हूं किसकी? सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं? मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड। और टाइटली पैक्ड है तो क्या होगा? स्पेस बहुत कम होगा, लो स्पेस। और स्पेस बहुत कम होगा तो क्या होगा? मोमेंट कम होगा। ठीक है, स्पेस यानी लो मोमेंट। अब मोमेंट कम होगा तो कोलिजन कम होगा। अब कोलिजन कम होगा तो रेट ऑटोमेटिकली कम होगा। सीधी बात है। जैसे मैं सोडियम की रिएक्शन कराऊं किसके साथ? आयोडीन के साथ कर देता हूं। ठीक है, तो ये 2Na बनेगा। समझे बात को? और ये क्या होगी रिएक्शन? ये इसका रेट क्या होगा? स्लो होगा, क्योंकि इसमें सॉलिड सॉलिड है दोनों। ये भी सॉलिड ले लिया आयोडीन। और सॉलिड क्या होता है? टाइटली पैक्ड। टाइटली पैक्ड है यानी मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस कम है, स्पेस कम है तो मोमेंट कम है, मोमेंट कम है तो कोलिजन कम है, कोलिजन कम है तो रिएक्शन कम होगी, रिएक्शन कम होगी, स्लो होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली स्लो होगा। अच्छा, अब मैं बात करूं किसकी? लिक्विड की। ठीक है, लिक्विड में क्या होगा? स्पेस बढ़ेगा, स्पेस इंक्रीज होगा। स्पेस इंक्रीज होगा तो कोलिजन इंक्रीज होंगे। कोलिजन इंक्रीज होंगे तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। आगे समझिए बात। अब आगे चलता हूं गैस में। गैस में तो वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेस बहुत ज्यादा है, स्पेस बहुत ज्यादा, कोलिजन ज्यादा होगा। कोलिजन ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बनाएगा तो रेट बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। गैस बड़ी तेजी से स्प्रेड होती है ना भाई। तुमने यहाँ पे अभी खाने का बर्तन का टिफिन का ढक्कन खोल दिया, एकदम पूरे रूम में उसकी खुशबू हो जाएगी जो आपने बना रखा। समझे? सेंट कोई लगा आगे एकदम फैलता है ना, एकदम खुशबू आती है। क्यों? क्योंकि बड़ी तेजी से स्प्रेड होता है। ठीक, क्यों होगा कम? अरे बड़ी तेजी से भागेंगे, जब तेजी से भागेंगे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो कोलिजन भी तो ज्यादा होगा, तो कोलिजन बढ़ता है। जैसे देखो एग्जांपल देखते हैं। सोडियम लिया मैंने सॉलिड NaS2 प्लस I2, ये ले ली मैंने गैस, तो ये होगी 2NaI और ये बड़ी फास्ट होगी, फास्ट। ये लो फास्ट, ये स्लो थी, कहां सी? ये स्लो। ये फास्ट रिएक्शन है, वो रहा उसका एग्जांपल। ठीक, अच्छा ये स्टेट की बात हुई। अब मैं नेचर की बात करता हूं। नंबर 1 बात हुई स्टेट की, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 2 बात करता हूं मैं नेचर की। नेचर किस नेचर का सब्सटेंस है? जैसे मैं सोडियम की बात करूं और सोडियम की रिएक्शन मैं करा रहा वाटर के साथ। ठीक है भाई, तो क्या बनेगा? 2NaOH प्लस H2। और ये क्या? बहुत फास्ट, वेरी वेरी फास्ट एक्सप्लोजन हो जाएगा। ठीक है, बहुत फास्ट रिएक्शन है। इस रिएक्शन का रेट क्या है? वेरी फास्ट है, यानी रेट बहुत फास्ट होगा इस रिएक्शन का। और यदि मैं क्या करूं? मैं कैल्शियम ले लूं और इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराऊं तो क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। इसमें भी हाइड्रोजन बननी, लेकिन ये रिएक्शन उतनी फास्ट नहीं होगी, ये थोड़ी स्लो होगी। तो नेचर पे भी डिपेंड करता है। समझ गए बात को? स्टेट होगी, नेचर होगा, कंसंट्रेशन। नंबर 3 आता है कंसंट्रेशन।
और इसका आपको पता, कॉन्सेंट्रेशन यदि इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा इंक्रीज होगा। कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की मोलर कंसेंट्रेशन यदि बढ़ रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। मोलर कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की घट रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घटेगा। हाँ, एक चीज यहाँ ध्यान रखना, जब रिएक्शन हो रही रेट बढ़ रहा बढ़िया फटाफट हो रहा, एक स्थिति ऐसी आओगी जब रिएक्शन कंप्लीट होने की टर्म में आओगी तो शुरू में जो रेट होता है वो बढ़ता है सभी रिएक्शनों में, और एक स्थिति के बाद वो घटना शुरू हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स क्या डिसअपेयर हो चुके हैं, खत्म होने नहीं लग रही है उनकी कहानी, तो घटेगा ना बाद में। तो वही बात है, कंसेंट्रेशन हो गई। टेम्परेचर देखो नंबर 4, टेम्परेचर, यानी ये प्रोपोर्शनल होते हैं कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन बढ़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, कंसेंट्रेशन घटेगी रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा। अब टेम्परेचर की बात करता हूं, टेम्परेचर यदि इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीज होगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है टेम्परेचर, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो कोलिजन बढ़ता है। ठीक, अच्छा टेम्परेचर हो गया, स्टेट, नेचर, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, उसे कैसे भूल गए हम, एक नालायक रहेगा कैटलिस्ट नंबर 5, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के तो भाई आपको पता है 2 प्रकार होते हैं, 2 टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। पॉजिटिव क्या करते हैं, रिएक्शन रेट को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे अभी हमने अमोनिया हेबर प्रोसेस देखी, कहीं कोई हेबर प्रोसेस, इसमें मैं आयरन ले लेता हूं Fe, और कोबाल्ट भी होता है इसमें, एक कैटलिस्ट होता है, एक को कैटलिस्ट होता है। ठीक, तो ये क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। ठीक, तो जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, और जो निगेटिव कैटलिस्ट है जैसे में फॉस्फोरिक एसिड है, ये फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4, ये क्या करता है, ये बदतमीज होता है, ये जो H2O2 यानी हाइड्रोजन प्रोक्साइड का डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, इसको यो रोक देता है। तो इसके लिए नेगेटिव का वर्क करता है, रेट ऑफ रिएक्शन घट जाता है। यहां पे आगे समझ में बात, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट में कोई समस्या? अब आपको पता लग गया इसमें, ये भाई कहां 3/ΔT 2/ΔT ये कैसे आए और क्यों, कैसे हमने ये इक्वेट किए, इनमें मल्टीप्लाई की 1/3 की, उसमें मल्टीप्लाई की हमने 1/2 की। कंप्लीट, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन, थैंक यू वेरी मच।